गॉट द पॉइंट कि फेन को ढूंढा मैंने, उसका अर्थ ढूंढा। तो इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? जब आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास में उसको ठीक करने के लिए रीजंस कौन से रहेंगे। तो उसमें से ये डेवलपमेंटल जो पार्ट है, अभी समटाइम्स आई फील कि अब आप लोग सब घूमते हो, कभी झाड़ों के पास रहते हो, झाड़ों का जो गोंद है, नीम के झाड़ का गोंद देखा है या बबूल के झाड़ का गोंद देखा है? झाड़ के पास जा रहे हैं, दिसते की नाही तिथे असं स्टिकी काहीतरी असं गोंद 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 काढतो ना अपन। एक बबूल के गोंद को हम लोग यूज़ भी करते हैं। हाँ, किस लिए यूज करते हैं? लाडू मतलब डिंकाचे लाडू, डिंक। सो व्हाट इज द डिंक? सार आहे त्या कास्ट, अपन जब उसको चीरा मार दें और उसका जो रस बाहर निकलता है तो उसको फेन, यानी ही फेन में, ये फेन का अर्थ ऐसा है। तो रक्त के फेन भाग से, रक्त के फेन भाग से बोलने का मतलब क्या है कि रक्त कहीं पे ड्रॉप आउट होएगा और वो ड्रॉप आउट होके क्या बनेगा? आपका लंग्स बनेगा, ऐसा होगा। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि जब हम रक्त धातु पर यदि काम करें, यानी रक्त धातु यदि हमारा अच्छा होगा तो क्या होगा? हमारे लंग्स भी अच्छे होंगे। बहुत देखो ये लिंक्स कैसे जुड़ते हैं कि अभी जब मैं पैंडेमिक में एक पेशेंट्स देख रहा हूँ तो इसमें ब्लड रिलेटेड चेंजेस भी बहुत सारी मिल रही है, राइट। उनका HP लेवल्स कम होना, ऑक्सीजन आपका कम हो जाएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ब्लड जो है आपका, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड ही कैरी कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो समहाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अब इसके रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को डिफाइन करना है तो आपको इन चीज़ों को समझना भी होगा और इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि रक्त के फेन भाग का मतलब कि हमने एग्जाम में पास होने के लिए तो लिख दिया रक्त के फेन भाग से, लेकिन उसका प्रैक्टिकल और फिजियोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन हमको कैसे करना है कि देयर इज सम रिलेशन वी कैन सी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विच इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड विद रक्त एंड लंग्स और फुफ्फुस। इतनी बात समझ में आई? तो यह उत्पत्ति का आधार है। दूसरा एक और चीज आ गया, स्रोतस। नाउ व्हाट इज दिस स्रोतस? तो पहले बात कोष्ठांग में हम लोगों ने जहां फुफ्फुस बोला तो फुफ्फुस में ही महास्त्रोतस ये एक आ जाएगा, उसे हम लोग फुफ्फुस कहें क्या, या हम लोग क्लोम को फुफ्फुस कहें क्या, ये चीज है। एक कौन सा बोला है? महास्त्रोतस। महास्त्रोतस एक आया और क्लोम एक आया। क्लोम और फुफ्फुस का संबंध है या नहीं है? कुछ लोग क्लोम को पैंक्रियास कहते हैं, लेकिन शास्त्र में जब हम जैसे कुछ लोगों ने ढूंढा तो क्लोम का संबंध किससे निकला? फुफ्फुस से निकला। फुफ्फुस यानी लंग से निकला। महास्त्रोत, ये अगेन एक कंफ्यूजिंग पार्ट है कि महास्त्रोत को हम लोग फुफ्फुस में या कंप्लीट GI ट्रैक्ट में। पहले तो आपको स्रोत क्या है ये समझने पड़ेगा। स्रोत का मतलब क्या होता है? सुना, ये शब्द सुना आप लोगों ने? स्रोत क्या? सोर्स। बॉडी कैनल्स, राइट, चैनल्स, राइट, से सोर्स का वो था, राइट, वो पर्टिकुलर एक्सटेंट। दोनों की बात बराबर है। क्यों बराबर है? शास्त्र क्या करता है? स्रोतस की व्याख्या में दो हमको चरकाचार्य की एक व्याख्या मिलती है और एक सुश्रुताचार्य की। तो चरकाचार्य की व्याख्या में क्या मिलता है हमको
परिणामम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवहन्ति यत्। परिणमन को प्राप्त हुए धातुओं को जो लेके जाता है वह। परिणमन को प्राप्त होते हुए धातुओं को लेके जाना, यानी क्या हो गया कि रस से रक्त, ये क्या हो गया, परिणमन हो गया, यानी कन्वर्शन। रस से रक्त में जो कन्वर्ट होता है, रक्त से मांस में जो कन्वर्ट होता है, ये जो प्रोसीजर चालू है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये जब अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, फैट्स में होंगे, लिपिड्स में होंगे, तो ये चैनल्स जो उस अल्टीमेट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, उस स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट होने का जो रास्ता है, जो बात है, परिणमम आपद्यमाना, परिणमन को प्राप्त हुए धातुओं के, म्हणजे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। ये सारी चीज आप जो खाओगे उसका अंतिम सार स्वरूप क्या बनेगा, शुक्र बनने वाला है, और शुक्र से भी रोज बनेगा। तो ये जो पूरा रास्ता जो चलेगा, ये जो रास्ता पूरा क्रॉस होगा, वह क्या होगा, वह स्रोतस कहलाएगा, वह स्रोतस कहलाएगा। यानी बात समझ में आ गई। जीआई ट्रैक्ट को हम लोग यदि सोच लें कि जीआई ट्रैक्ट जो है, जीआई ट्रैक्ट को हम लोग सोच लें कि क्या हो जाए जीआई ट्रैक्ट, यदि जीआई ट्रैक्ट को हम लोग सोच लें कि ये महास्रोत है, आपने यहाँ से खाया, आपने पंचरसात्मक आहार लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट वाला जो भी है आपका डाइट आपने लिया, वहाँ ये सारे डाइजेशन को, प्रोसेस को जब क्रॉस करेगा तो उसमें से जो चीज़ें भी एब्जॉर्ब होगी उसका परिणमन, यानी वहाँ दोज थिंग आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म, राइट, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोलो, ग्लूकोज बोलो, अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स पे चले जाओ, प्रोटीन का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट पे चले जाओ, शुगर पे चले जाओ, ग्लाइकोजेनेसिस पे चले जाओ, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है एनर्जी फॉर्म होने तक आपके बॉडी में, आगे आपने जो खाया है उस चीज़ का कन्वर्जन, वो रास्ते जो कुछ भी है उसको हमने क्या कह दिया, स्रोतस कह दिया, परिणमम आपद्यमाना चलना चाहिए। सुश्रुताचार्य ने क्या कहा, मूलात ख आदंतरम देहे, मूलात ख आदंतरम देहे। अभी ऋतिक ने जो हमको बोल दिया, वहाँ हमको कहाँ से मिला, चैनल्स, परमिएबल मेम्ब्रेन भी उसमें आ गया। तो परमिएबल मेम्ब्रेन में भी कहीं ना कहीं पोर्स है, वो पोर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं चैनल्स को, कि फ्रॉम वेयर अ पर्टिकुलर परमिएबलेशन विल ऑकर, या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जहाँ पे हो जाएगी, एक किसी पर्टिकुलर केमिकल को छोड़ना है, किसी पर्टिकुलर केमिकल को नहीं छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें किसमें हो जाएगी, ऋतिक ने जो बोला चैनल्स वाला जो स्रोतस है उसमें। अभी क्या नाम तेरा, तेजस ने क्या बोल दिया कि मूलात ख आदंतरम दे। सुश्रुताचार्य ने क्या कह दिया, मूल यानी क्या, कि जहां पर मूलात ख आदंतरम देहे, देहे प्रस्तुतम, और साथ में देहे में भी प्रस्तुत है, स्रोतसां संविज्ञेयम सिरा धमनी वर्जितम। सिरा और धमनी यानी आर्टरीज और वेन्स इसमें नहीं आएंगे। आर्टरीज और वेन्स को छोड़ के जो कोई भी आपकी प्रणाली है, इवन योर लिम्फेटिक सिस्टम और ऑल द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स और ऑल द अदर वेसल्स which brings out some sort of transportation of your nutritions, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो न्यूट्रिशन करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का सारा चीजें क्या हो जाएगा,
स्रोतस में आ जाएगा। लेकिन मूलात ख आदंतरम देहे यानी क्या है कि मूल की आरंभकत्व। मूल का क्या मतलब हुआ था? आरंभकत्वम। तो आरंभ में ही मूलात ख आदंतरम देहे, आरंभ यानी जहां से वहां धातु बहुतायत में रहेगा, जहां उसकी प्रचिति होगी, जहां वो दिखेगा। जैसे रसवः स्रोतसा मूलम यकृत प्लीहाश। यकृत और यकृत यानी लीवर और प्लीहा क्या हो गई? स्प्लीन। तो यह क्या है? रक्तवह स्रोतस के मूल है। क्या है? रक्तवह स्रोतस के मूल है। क्यों इसको बोल दिया? क्योंकि यहाँ पर जब आप डिसेक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट कि ब्लड जो है वह बहुतायत मात्रा में कहाँ पर है? लीवर और स्प्लीन में। गॉट द पॉइंट? तो वहां पर अभी डेवलपमेंट के टाइम से देखो कि तो इंट्रा यानी जो फीटल लाइफ में जो है, फीटस इंट्रायूट्रल लाइफ क्या था, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज कहाँ पे होता है? लीवर और स्प्लीन में। लेकिन पोस्ट नेटल लाइफ में क्या हो जाएगा? जो हिमैटोजेनेसिस है वो कहाँ से होगा? आपके बोन मैरो में ट्रांसफर। तो मूल यानी आरंभ में इसका हीमोजेनेसिस जो है वो कहाँ से हो रहा है? लीवर और स्प्लीन में से। आफ्टरवर्ड्स वो शिफ्ट हुआ, लेकिन मूल कहाँ से आ गया? लीवर और स्प्लीन में ये बहुतायत मात्रा में दिखता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? रक्तवह स्रोतस के मूल है। समझ एक बार? तो वैसे ही लंग्स की जब बात आती है और इसके स्रोतस को हम लोग ढूंढते हैं, तो उसमें स्रोतस कौन सा मिलता है हमको? सुश्रुताचार्य ने 13 स्रोतस बताए और चरकाचार्य ने 11 स्रोतस बताए। तो उसमें प्राणवह स्रोतस में हृदय और महास्रोतस इसका वर्णन आया। उदकवह स्रोतस में तालु क्लोम, तालु भी आया और क्लोम भी आया। बहुत सीधी सी बात है कि उदक वहां यानी उदक यानी पानी, राइट? अन्न वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस। तो उदक यानी क्या हो गया? पानी जो है या जल, उसका स्रोतस क्या बोल दिया? तालु और क्लोम। तालु यानी क्या हो गया? पैलेट, राइट? कंठाधिप। अभी जब आप संस्कृत जो पढ़ोगे तो उसमें वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताते समय उन्होंने तालु का वर्णन किया हुआ है कि तालवादी पढ़ा हो क्या है? इसे पढ़ा अभी? पाणिनि क्या आया? हाँ? क्या क्या जोर से बोल रहा? किसका? हाँ, तो उसका श्लोक क्या दिया गया है? वर्णन क्या बोला है उसका? क्या उसको जरा आवाज बराबर नहीं आ रहा? ऋतुर्शाला तालु रू कौन सा आ गया? रू त रू त हाँ र रू र त और श, ये जहाँ से उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? तालु होता है। ये बोल के देखना चाहिए। जो आप रू बोलो, त बोलो, र बोलो, कहाँ से आ रहा है? आपके जिह्वा जो है तालु के साथ में मिलती है, तो उसमें जाकर क्या हो रहा है?
जहाँ से वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं या वो वाइब्रेशन जो हमको वहाँ फील होते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट क्या है, तालु यानी पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट बोथ। तो प्यास जब लगती है तो पहले सबसे पहले कहाँ पर अपने आप को फीलिंग होती है, कंठ में, गला सूखता है, हाँ मुंह सूखता है, पेट सूखता है क्या प्यास लगने पर, हाथ सूखता है क्या, उसका एहसास उदक व स्रोतस में कहाँ हुआ, तालु और क्लोम, क्लोम यानी लैरिंग्स, ट्रैकिया, सॉरी, हाँ क्लोम यानी ट्रैकिया, नॉट लैरिंग्स। तो सप्तपथ, फेरिंग्स, पैलेट और आपका ट्रैकिया, ये सारी चीज़ क्या आ गई, तालु और क्लोम में आई। लेकिन यहाँ क्लोम बताते समय क्लोम का अटैचमेंट किसके साथ में है, फुफ्फुस के साथ। क्लोम का अटैचमेंट किसके साथ में है, फुफ्फुस के साथ में है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राण वह स्रोतसा मूलम, हृदय और महास्रोतस। अब यहाँ पे प्राण कौन से हैं, तो 12 प्रकार के प्राण बताए हुए हैं आयुर्वेद में, अग्नि सोम वायु आदि, वो आपको देखना है, पढ़ना है। तो प्राण, इतनी तो चीज़ हमको समझ में आती है कि प्राण वह स्रोतस, यानी कि यदि उन स्रोतसों में आघात हो जाएंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। तो ऐसे दो ही महास्रोतस में, यानी जीआई ट्रैक्ट में आपको कितने भी बार स्टैब भी यदि कर दिया जाए तो जीआई ट्रैक्ट में स्टैब होने के बाद तुरंत आदमी नहीं मरेगा। लेकिन यदि आपके लंग्स फट जाए, आपका हृदय फट जाए, तो आपके जीवन को कहीं ना कहीं खतरा होता है। तो यहाँ पे महास्रोतस का अर्थ फुफ्फुस से लेना है, क्लोम का अर्थ विद ट्रैकिया, फुफ्फुस, यानी उदक महास्रोतस का स्थान कौन सा आ जाएगा, फुफ्फुस और क्लोम, ठीक है। कई टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कि वो पैनक्रियाज है, लेकिन वो पैनक्रियाज शास्त्र में नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, वो मैं आपको बात बताऊंगा। कि जब संधि का वर्णन आया हुआ है, अभी हाल ही में हम लोग के राष्ट्रीय आयुर्वेद RAV, वहाँ से हमारे जब अभी ये हुआ सेमिनार, तो उसमें ये बात क्लियर की गई कि क्लोम यानी क्या है, क्लोम जो है वहाँ ट्रैकिया है। क्यों, क्योंकि मंडल संधि का जब वर्णन आया, मंडल संधि, मंडल यानी राउंड, संधि के अपने आयुर्वेद में प्रकार बता दिए गए, कोर उलूखल सामुदक प्रतर तुन्न सेवनी वायस्तुंड मंडल, मंडल यानी राउंड। तो ये मंडल संधि कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला हृदय में और कंठ नाड़ी में। कंठ नाड़ी, क्लोम नाड़ीषु संश्रिता मंडला, कि क्लोम नाड़ी के साथ में, क्लोम नाड़ी में कौन से है, जो संधियाँ है वो कैसी है, मंडल है, गोल है, राउंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो व्हेन यू विल सी द स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, व्हाट यू विल गेट, देयर आर मल्टीपल रिंग्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और वो कैसे है, मंडल, राउंड है, मंडल संधि है, राइट। सो वो सारे कार्टिलेजेस कैसे हैं, जो ट्रैकिया में अटैच्ड है, वो राउंड है। तो मंडल संधि कहाँ पे है, ट्रैकिया में। मंडल संधि पैनक्रियाज में नहीं है, समझ आई बात। मंडल और उन संधियों का 18 संधियाँ है मंडल। कितनी बोल दिया, 18 संधि कहाँ पे है, कंठ नाड़ीशु यानी क्लोम नाड़ीशु, क्लोम नाड़ीशु संश्रिता 18, उसमें कितने 18 संधियाँ है मंडला। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि शास्त्रकार क्लोम किसको कह रहे हैं, ट्रैकिया, और समटाइम्स ट्रैकिया विथ लंग्स, समझेगा। तो यहाँ पर एक आयुर्वेद का पार्ट इंट्रोडक्शन खत्म होता है, जहाँ पर हम लोग सॉफ्ट ऑर्गन्स को आयुर्वेद में कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपको एक मैंने रूपरेखा दी कि जब भी आप पेपर में लिखना तो कैसे लिखना है, पहले व्युत्पत्ति लिखना है, फिर उसके स्रोतस क्या है, फिर उसका
दूसरा क्या था, उत्पत्ति, ये लिख के शास्त्र में कितना कहाँ कहाँ वर्णन आया वो यदि आपको पता हो वो लिखना चाहिए। और उसके बाद में फिर यू हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड लंग्स। हम लोगों ने परसों कहाँ पे देखा, प्रैक्टिकल रूम में देखा। नाउ एज ऑल ऑफ यू आर वेरी मच familiar with the term, what is lungs? Lungs are the chief organ of respiratory system. Respiratory system का chief organ कौन है? lungs, आप सबको मालूम है। और बहुत कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती है यदि हम लोग इससे पढ़ा लें तो। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते हो बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफ़ी सहूलियत है। अब तुम लोगों में से कोई वीक स्टूडेंट तो है नहीं, लेकिन कभी यदि प्रॉब्लम हो तो लंग कैसा है तो वो बोलते ना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल करने का। उसमें कुछ भी हो तो पहले ऑल इज़ वेल करने का। ऑल इज़ वेल करके क्या करने का, या सामने ऐसे हाथ डालने का। पहले बताया था ना कि आपका लंग कैसा है, इट्स लाइक योर हैंड। हर चीज़ जो है, सारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपके हाथों की जैसे होती है। बताऊँगा मैं बताने के बाद। तो जब ऐसे हाथ ला लेने का सामने, फिर कोई टेंशन नहीं होता कि बुक से मैं वो किताब को याद करूँ नहीं करूँ। अभी स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया कैसा है। इट इज़ जस्ट लाइक अ कोन, है ना, एक कोनिकल कैप जैसे होती है, या आइसक्रीम का कोन होता है, इन्वर्टेड कोन है ना, इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन है, या आइसक्रीम का कोन है, अगर खाने को सबको पता है ना, इन्वर्टेड कोन है ना। जिसमें आइसक्रीम है तो आइसक्रीम गिर जाएगी, राइट। अब इन्वर्टेड कोन है, सो हमको अब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ें पता है। क्या पता है? इट हैज़ गॉट वन एपेक्स, राइट। एक एपेक्स है और उसको बेस है। सरफेसेस कितनी है हम लोगों ने देखा है। कौन सी सरफेस है? कोस्टल सरफेस, ठीक है। कोस्टल सरफेस यानी द कोस्ट विच इज रिलेटेड विथ योर कोस्ट और चेस्ट वॉल की तरफ जो है उसमें है। और किसके अंदर में है? वो जो रिब केज है आपका, जो रिब केज है। रिब केज कैसे फॉर्म होता है? रिब केज कैसे फॉर्म होता है? एंटीरियरली स्टर्नम है, थोरासिक वर्टिब्रा पीछे, फर्स्ट रिब, थोरासिक इनलेट फॉर्म होगा। और उसके बाद में रिब्स आएंगी। कितनी रिब्स आएंगी? 12 रिब्स आएंगी उसमें, जिसमें से कुछ फ्लोटिंग रिब्स है। और वो सब क्या करते हैं? एक साथ मिलके टिपिकल रिब्स और अटिपिकल रिब्स मिलके क्या फॉर्म करेगा? थोरासिक केज फॉर्म करेगा। क्यों? ऊपर वाले ने आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको कैसे करके रख दिया है? सबको सेव करके रखा है। आपका ब्रेन कल्वेरिया के अंदर है, क्रेनियम कैविटी के अंदर है, आपका हार्ट केज, थोरासिक केज के अंदर है। उसके बाद उसको लंग्स है और उसके बीच में वो सेफली है। तो स्ट्रक्चर सारे जो है दे आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय द नेचुरल प्रोटेक्शन जो मिला है उससे वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स यानी एनीथिंग रप्चर टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गन्स कैन बी फटलिंग, यानी आप फटल हो सकता है या आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ कोस्टल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस में क्या आ गया? या मिडल सरफेस में, मिडल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द वर्टिब्रल सरफेस, वहाँ जहाँ पे वर्टिब्रस उसके साथ अटैच्ड है, या उसका इम्प्रेशन जो है वो कहाँ पे है?
वर्टिब्रेस के ऊपर, थोरासिक वर्टिब्रेस की क्या रहेगी, उसके ऊपर इम्प्रेशंस रहेंगे। और मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर और द मीडियल सरफेस। तो ये जो सरफेस है तो बॉर्डर्स कितनी रहेगी, तो मीडियल सरफेस को हम लोग देखेंगे तो एंटीरियर बॉर्डर है और पोस्टीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इज वेरी वेल डिफाइंड, एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, वेरी वेल डिफाइंड है, वेयर एज पोस्टीरियर बॉर्डर इज समवेयर इट इज what do you say, pressed by the vertebral column, right? The body of the vertebrae उसने क्या करके रखा, उसको प्रेस करके रखा, so the posterior border is well defined, right? And it has got a sharp inferior border. So inferior border होने के कारण क्या होगा, ये जो surface है वो कैसा है, diaphragmic surface भी कहते हैं, because it is resting on what, diaphragm, राइट? तो उसको डायफ्रैगमिक सरफेस भी कहते हैं या इंफीरियर सरफेस, राइट? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द वेट ऑफ लंग इज 625 grams. डोंट राइट इट मिलीग्राम्स, डोंट राइट इट किलोग्राम्स, राइट? अगर एक छोटा के लगा दो या एम लगा दो तो इट मेक्स अ मैसिव डिफरेंस, व्हाट वी यूजुअली फाइंड इन सम एग्जामिन while checking the examination papers, right? So don't make some silly mistakes. Always 625 gram इसका weight है and 50 gram means near about 575 grams इसका left lung का weight. Then horizontal fissure and the oblique fissure. Horizontal fissure and the oblique fissure. Fissure हम लोगों ने देखा, fissure is what, a groove or a gap, right, which will separate two different lobes, है ना? ये दो उंगलियों के बीच में ये जो गैप है, लेकिन it is open space, यदि यहाँ पे ये अटैच रहता तो it will a groove, right? So it is a groove or a fissure, है ना? भेग बनता ना इसमें खांच रहती है या भेग बनता, so it will divide the right lung into upper lobe, then the middle lobe and the inferior, right? और यहाँ पर क्या होगा, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर। कितनी लोब्स हो जाएंगी, 3 लोब्स राइट में और 2 लोब्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सुना now, so middle surface is also called as mediastinal surface, right? Mediastinum यानी the place where the heart is present, right? जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, mediastinum, right? अब now उसके हाइलम की बात करेंगे। हाइलम कहाँ पे है, हाइलम कहाँ पे है, हाइलम कहाँ पे है, हाइलम कहाँ पे है, मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर, राइट? नाउ यहाँ पे कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर्स है राइट एंड लेफ्ट में। राइट में ब्रोंकस 2 है, इपार्शियल ब्रोंकस एंड हाइपार्शियल ब्रोंकस, राइट? एंड a pulmonary vein, right? This is pulmonary artery, right? So pulmonary artery, eparchial and hyparchial bronchus and 2 pulmonary veins. Left में क्या रहेगा? Bronchus, principal bronchus, right? Then
then pulmonary artery, and then 2 pulmonary veins. So remember, now these are the basic structures. अब यहाँ पर इम्प्रेशंस जो है, मीडियास्टेनल इम्प्रेशंस जो आपकी गिरती है वो कैसे बनती है, वो इम्पोर्टेंट। मीडियास्टेनल जो स्ट्रक्चर्स है, व्हाई मीडियास्टेनम इज सो इम्पोर्टेंट? नंबर ऑफ important structures are present in between the two lungs, and each and every structure is very vital in its own term. Which are those? Let's see. Now यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखता है? There is a right ventricle with inferior vena cava and superior vena, and it will have a what? Right brachiocephalic vein, right? उसके साथ में यहाँ पर दूसरे कौन से स्ट्रक्चर रहेंगे? ईसोफैगस का इंप्रेशन। नाउ व्हाट इज इट? ईसोफैगस इज द पाइप, राइट, विच हेल्प इन एनगल्फिंग द फूड फ्रॉम योर माउथ टू योर स्टमक। एक पाथवे है, एक पाइपलाइन है जो स्टमक तक के जाता है. सो विल गेट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इसोफेगस एंड impression of ट्रैकिया. ट्रैकिया है ना यहाँ पर, श्वास नली का ट्रैकिया. गला दबा दोगे तो आपका सांस रुक जाएगा. फिर यहाँ पे क्या है, देन यू विल गेट अ फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व इज व्हाट? राइट फ्रेनिक नर्व. फ्रेनियम, फ्रेनिक, this term is related with your diaphragm. You will get a azygous vein which will directly drain into the superior vena. azygous vein का क्या काम होता है कि अपर थोरासिक रीजन का जो भी ब्लड है, जो भी वेन है, वो ड्रेन आउट कहाँ करता है? सुपीरियर वेना. राइट रिक्यूरेंट लैरिंजियल नर्व, उसका यहाँ पे आपको इंप्रेशन मिलेगा. और सेम लेफ्ट लैरिंजियल रिक्यूरेंट नर्व यू विल गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अलॉन्ग विथ लेफ्ट में मेन इंप्रेशंस कौन से रहेंगे? लेफ्ट में मेन इंप्रेशंस कौन से रहेंगे? वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया. और वहां पे क्या रहेगा? आर्क ऑफ एरोटा. आर्क ऑफ एरोटा रहेगा और एसेंडिंग. आर्क ऑफ एरोटा से निकलने वाली कौन सी ब्रांचेस है? लेफ्ट, लेफ्ट सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड. कौन सा आएगा? कॉमन कैरोटिड. कॉमन कैरोटिड विल further divided into right and left brachiocephalic, right brachiocephalic and the subclavian. तो यहाँ पर कौन सी रहेगी? सबक्लेवियन एंड सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कैरोटिड. राइट, ये रहेगी. और ब्रैकियोसेफालिक. ब्रैकियोसेफालिक की कौन से कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 2 पार्ट्स हो जाएंगे. राइट कैरोटिड एंड सबक्लेवियन. सुनने के बाद उसके साथ में कौन से रहेंगे?
राइट फ्रेनिक, राइट laryngeal recurrent nerve or right phrenic. So these are the impressions which are present on the lungs. ये impressions का importance क्या है? You have to remember these things, that these particular structures are passing through this mediastinal structure. If there is any shifting of mediastinal, कभी कंजेशन हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, कार्डियक enlargement और अदर इन्फेक्टिव थिंग्स, तो उस समय शिफ्टिंग ऑफ मीडियास्टेनम नाम की कंडीशन डेवलप होती है। उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पर स्ट्रक्चर्स कौन से प्रेजेंट हैं। सुना एक बार ना, नो व्हाट इज द, क्या कहते हैं उसको, ब्रोंकियल ट्री, राइट। ब्रोंकियल ट्री क्या है, कैसे याद है? एटलीस्ट ये चीज तो सबको मालूम है यहाँ की, ग्रेप्स, राइट, अंगूर, राइट। जो ग्रेप्स का आपका जो हीव है या गुच्छा है, उसको यदि याद रखो तो आपको पल्मोनरी ट्री और ब्रोंकियल ट्री जो है उसके बारे में एक आइडिया आ जाता है कि ब्रोंकियल ट्री कैसे बनता है। तो ब्रोंकियल ट्री कैसे बनेगा, द ट्रैकिया जो है आपका, जो ट्रैकिया है वो पहले डिवाइड किसमें होता है, प्रिंसिपल ब्रोंकस में, राइट एंड लेफ्ट, प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट, प्रिंसिपल ब्रोंकस में, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। राइट का जो ब्रोंकस है, राइट में जो ब्रोंकस है वो ज़्यादा इसकी जो सीध है, यानी ट्रैकिया जो वे फॉलो करता है उसके लाइन को फॉलो करता है। इसका कारण क्या, अभी बाद में सोचूंगे। ये जो है लेफ्ट का जो पार्ट है, इट रिमेन्स इन अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद द ट्रैकियल व्हाट यू से, द ल्यूमेन, राइट, और द गैप। जो ट्रैकिया का जो गैप है उसके साथ में ये लाइन में रहता है, और लेफ्ट वाला थोड़ा टिल्टेड रहता है और एंगल्ड रहता है। इसके कारण क्या होता है कि यदि ट्रैकिया या कोई सांस के थ्रू कोई इन्फेक्शन यदि अंदर जाता है तो सबसे पहले आपका राइट लंग जो है वो इन्फेक्ट होता है, ना कि लेफ्ट लंग के। राइट लंग के इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट। अब यहाँ पर जाकर वो लेफ्ट में मैंने जैसे कहा इम्पार्शियल और हाइपार्शियल प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है दो पार्ट में डिवीजन होता है, या उसको सेकेंडरी डिवीजन में लोबार डिवीजन, लोबार यानी अपर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब, तीन लोब है ना राइट में। तो इनके डिवीजन अपर, मिडल और लोअर, ये सेकेंडरी डिवीजन हो गया। यहाँ पे कितने लोब्स हो जाएंगे, दो। ये लोअर डिवीजन होता है। उसके बाद में इनके सेगमेंटल डिविजन्स होते हैं। नाउ व्हाट आर दीज सेगमेंट्स? सेगमेंट्स जो है एक्चुअली ये एनाटॉमिकल और सर्जिकल सेगमेंट्स हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे अभी हम लोग पैंडेमिक का जो कंडीशंस फेस कर रहे हैं तो उसमें आप लोग सीटी स्कोर देखोगे। सीटी स्कोर का बारे में मैंने बोला है कि सीटी स्कोर 25 है, तो उसमें से यदि स्कोरिंग हो जाती है किसी की 1, 2, 3, 4, 5, तो पर जो आपके लोब्स है वो टोटल लोब्स कितने, 5 लोब्स। उस 5 लोब्स में कितनी आपका वो एरिया इन्फेक्टेड है, ये बताने का काम कौन करता है, सीटी स्कोर, कि इतना एरिया आपका इन्फेक्टेड है। यदि आउट ऑफ 25 इफ इट इज लेस देन 8 और 10 है तो कोई डरने की बात नहीं है, वो
रिकवर हो जाता है। 20 आउट ऑफ 25 CT स्कोर है, यानी पूरा उसका लंग्स जो है वो कैसा है, खराब है। तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वो लोब में जाते हैं, उसके बाद में सेगमेंटल डिविजन्स है। सेगमेंटल डिविजन्स यानी ईच लोब जो है वो अलग अलग सर्जिकल सेगमेंट्स में है कि यदि ट्यूबरक्लोसिस जैसी कोई बीमारी हो जाती है, जहाँ फाइब्रोटिक कंडीशन हो जाती है, इन्फेक्टिव कंडीशन है कि वहाँ से जो है इन्फेक्शन बार बार यदि आ रहा है, तो वो जो सर्जन है वो क्या करेगा, आप सेगमेंट इंसाइज आउट कर सकता है, यानी उतना सेगमेंट का ऑपरेशन कर सकता है। तो ये सेगमेंटल इसका डिवीजन या सेकेंडरी के बाद में टर्शरी डिवीजन होता है, और उसके बाद में सेगमेंटल डिवीजन होने के बाद में फिर ये टर्शरी सेगमेंट हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एल्वियोलर। एल्वियोलर एल्वियोलर ब्रोंकस एल्वियोलर पार्ट में डिवाइड होएगा, और एल्वियोलर पार्ट में डिवाइड होने के बाद में एट्रिया। एट्रिया मींस द स्पेस जो अभी एल्वियोलाई में जाने का है, राइट। सो वो एट्रियल स्पेस में डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद में वो कहाँ ओपन होगा, एल्वियोलस। कहाँ डेवलप हो जाएगा, एल्वियोलस। सो ये जो सारा ट्री फॉर्म होता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, क्योंकि इट अपीयर्स लाइक अ ट्री. एका ब्रॉन्कस मधून एवढे जे त्याचे फांद्या फुटत आहेत, इट अपीयर्स लाइक अ ट्री. तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियल ट्री कहते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास में इतने सारे जो है surfactants यानी ये जो गैप्स है, these gaps are again filled by a particular type of parenchymal tissue which is called surfactants. जो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन को देना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ये काम कहाँ पे होता है, इन एल्वियोलार स्पेसेस में होता है. ये क्या है, वो अंगूर के रूप में, इसको याद रखो. अंगूर इज व्हाट, द एल्वियोलार सैक और द बलून्स, राइट. और जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आपकी गैसेस हो. समझ में आई बात यहाँ तक, यहाँ तक के. अब सेगमेंट्स जो हम लोग बात कर रहे थे, 9 सेगमेंट यानी 10 सेगमेंट्स दोनों की तरफ है. वो दोनों की तरफ में जो सेगमेंट्स है वो कौन से हैं, वो हम लोग देखते हैं. तो if this is a राइट लंग, इसमें ऊपर में 3 अपाइकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ऊपर के 3 हो जाते हैं, ठीक है. मिडल लोब के इसके होते हैं राइट एंड लेफ्ट सेगमेंट्स. कितने हो गए, 3 और 2 5. और यहाँ पर अपाइकल, लैटरल, मीडियल, मिडल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेसल, राइट. लैटरल, मिडल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेसल, ऐसे इसके कितने हो जाते हैं, अपाइकल 4 5. तो 5 और 3 ऐसे 10 सेगमेंट्स किसके होते हैं, राइट हैंड साइड. ये समझ में आए सेगमेंट्स क्या है, समझ में आया बात, ऋतिक को नहीं समझ में आया. यहां पर भी अपर लोब में 3 है. कौन से, अपाइकल और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये 2 लोब्स होते हैं 3. यहां पर इंफीरियर में भी कितने आ जाते हैं, ये 5, अपाइकल, एंटीरियर, मिडल, लैटरल एंड पोस्टीरियर, ये 5 यहां पे लोब्स होते हैं. तो 5 और 3 हो गए 8. और ये जो लिंगुअल है, लिंगुअल में इसके सेगमेंट्स होते हैं 2, राइट. एंटीरियर लिंगुअल एंड पोस्टीरियर लिंगुअल. तो ऐसे 10 इधर और 10 इधर. ये सेगमेंट्स जो है, जैसे आपने लोब्स देखे, राइट में कितने लोब्स हैं, अपर लोब, मिडल लोब और
इंफीरियर। लेफ्ट में कितने हैं? सुपीरियर और इंफीरियर लोब। इन लोब्स में भी कंपार्टमेंट्स हैं जहां ब्रोंकियल ट्री जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ गई बात? तो वो जो कंपार्टमेंट्स है उसको क्या कहते हैं? एज पर द डिवीजन ऑफ ब्रोंकस। ब्रोंकियल ट्री जैसे डिवाइड होती है वो कंपार्टमेंट बनते हैं, उसको सेगमेंट्स कहते हैं। कितने सेगमेंट्स में? एक एक लोब और डिवाइड है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि यदि कोई ट्यूबरक्लोसिस जैसी कोई बीमारी हो या अभी तो पैंडेमिक में कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन उसमें जब कैल्सीफाइड हो जाते हैं, कैल्सीफाइड यानी कड़क हो जाता है, इसमें भी जैसे कड़क हो रहा है, तो वो सेंटर्स में से इन्फेक्शन जो है बाकी के लोब्स में फैलना चाहता है। तो सर्जिकली यू कैन रिमूव दैट सेगमेंट्स, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस। तो दे आर इवन सेगमेंट जो है, सेगमेंट्स में भी उस लंग्स का डिवीजन होता है। बात पॉइंट समझ में आया? इसके बाद देन व्हाट आर द आर्टरियल सप्लाई एंड द वीनस ड्रेनेज? तो ब्रोंकियल, राइट ब्रोंकस आर्टरी एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, ये उसको सप्लाई करता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स। और एट द सेम टाइम पल्मोनरी आर्टरी, इट ब्रिंग्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी veins, 4 pulmonary veins, it takes the oxygenated blood to the heart. Why when the pulmonary veins are carrying oxygenated blood, why it is called as veins? Oxygenated blood carry कर रहे हैं ना pulmonary vein, तो उसको क्यों कहते हैं? फिर उसको वेन क्यों कहते हैं? उसको आर्टरी कहना चाहिए। Right. So any tributaries which are going away from the heart are known as, which are coming toward the heart are known as veins. So this is about your lungs, right? ये चीज़ें हैं। अभी यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया?